मम्मी जी, आखिर मेरी चीज़ों पर मेरा हक क्यों नहीं। सुबह के 8 बज रहे थे। दीपा जल्दी जल्दी मनोज के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और बड़े प्यार से नाश्ता परोसते हुए बोली, सुनो जी, पहले तो हम दूसरे शहर में रहते थे, पर अब बंगाल में आए हैं। यहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी औरतें नई नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में जाती हैं। तो मैं सोच रही थी, क्यों न मैं भी इनके रंग में रंग जाऊँ। आखिर मुझे कौन सी कमी है। मनोज निवाला मुंह में रखते हुए बोला, जब तुम जेवर की बात करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुम्हें नए जेवर चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा ना हो कि बंगाल में आकर हमारा खर्चा बढ़ जाए। वैसे तो ये शहर बड़ा ही अच्छा है, कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है, पर दुर्गा पूजा और खरीदारी के नाम से ही मेरा बजट बिगड़ जाता है। साफ साफ बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? दीपा मुस्कुराते हुए मनोज के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पतिदेव, मैं आपसे नए जेवर की मांग नहीं करूंगी। बस इतना कह रही हूँ, अगले हफ्ते हम छुट्टी जा रहे हैं, तो क्या मैं वहाँ से अपने कुछ जेवर यहाँ ला सकती हूँ? मनोज राहत की सांस भरते हुए बोले, तुम्हारे जेवर हैं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। दीपा हंसकर बोली, हाँ, जेवर तो मेरे ही हैं, क्योंकि शादी में मेरे मायके से मुझे दिए गए थे, पर वे आपकी माँ की अलमारी में बंद है। अब उस अलमारी से निकालने में थोड़ी सी मेरी मदद तो आपको भी करनी होगी। मनोज बोला, जब छुट्टी चलेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। अभी से क्यों परेशान होती हो? मुझे जल्दी से पानी पिला दो, वरना दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा। दीपा ने बड़े प्यार से पति को खिला पिलाकर दफ्तर भेज दिया। धीरे धीरे समय बीता। छुट्टी जाने में 2 दिन बच गए थे। दीपा जाने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा राहुल बोला, मम्मा, इस बार मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा। मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता। दादी के घर चाचू और दादू मुझे मोटरसाइकिल पर घुमाते हैं और नानू कहते हैं गर्मियों में बच्चों को धूप में ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, तो मैं दादी के पास ही रहूँगा। दीपा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बेटा, बोलोगे ही। जब कोई तुम्हारे लिए दिल से सोचे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्या किया जाए, ज़माना ही दिखावे का है। दीपा धीरे से बोली, अब इसे क्या मालूम, जिस मोटरसाइकिल पर ये घूमता है वो भी इसके नानू ने इसके पापा को दहेज में दी थी, जिस पर बैठने का नसीब मुझे नहीं हुआ, क्योंकि गांव में बहू घूंघट ओढ़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर भी क्या करेगी। नाना नानी कितना भी कर ले, आखिर रहेगा ही अपने दादा दादी का ही। छोड़ो, अब इससे क्या ही शिकायत करूं। इतना कहकर दीपा पैकिंग कर रही थी। 2 दिन बाद दीपा परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंची। सबका आशीर्वाद लेकर हाथ पैर धोकर भगवान को प्रणाम करके बैठी। कुछ देर बाद ही उसकी सास कमला जी बोली, बहू, कढ़ी रोटी बनाकर रखी हूँ, बस तुम लस्सी और सलाद बना लो, तो सब मिल बैठकर खाएंगे। दीपा बोली, हाँ अम्मा जी, आप आराम करो, आपकी तो मान करने के दिन है, बाकी की चीज़ें मैं बना लूँगी। दीपा सोची, घर में पाँव रखी नहीं कि सास शुरू हो गई, क्योंकि देवरानी को फुर्सत कहाँ है। छुट्टी का मतलब क्या होता है, ये तो बच्चे और पतियों को एहसास होता होगा। पत्नी और बहू को ससुराल आकर क्या ही आराम मिलता है। उस पर से कोई ये पूछे कि छुट्टी कैसे बीती तो लगता है जैसे जले पर नमक छिड़क दिया हो। देवर देवरानी आराम से जगते नाश्ता करते और नौकरी पर निकल जाते। फिर भी दीपा हर किसी पर अपने हाथ के स्वाद जादू चला रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक रोज दीपा कमला जी से बोली, अम्मा जी, सोच रही हूँ 2 दिन के लिए मायके हो आती हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा। कमला जी बोली, हाँ, जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर राहुल को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कूलर है, एसी नहीं, कहीं मेरे पोते को गर्मी ना लग जाए। दीपा को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो बोली, अम्मा जी, आप भूल रही हैं, आपके घर में जिन 2 कमरों में एसी लगा है वो मेरे दहेज में ही आया था। अब या तो बेटी को ठंडी हवा का सुख माँ बाप दे दे या खुद ले ले, पर आप चिंता मत कीजिए, कूलर की हवा भी ठंडी ही आती है। शाम में दीपा मायके जाने की तैयारी करने लगी तो वो कमला जी को जाकर बोली, अम्मा जी, मुझे मेरी पाजेब और मोटी वाली चैन के साथ मांग टीका दे दीजिए। अब खाली गला और पैर मायके तो जा नहीं सकती, मेरे सारे जेवर तो यही हैं, मैं कुछ पहनकर नहीं आई हूँ। कमला जी बोली, बहू, मोटी वाली चैन तो तुम्हारी देवरानी पहनकर अपने मायके गई है, और मायके जा रही हो तो पायल का क्या काम। और बहू ससुराल में पायल पहनकर रहती है तो अच्छी भी लगती है। हाँ, मैं मांग टीका और पतली वाली चैन निकाल कर दे देती हूँ। दीपा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, रश्मि देवरानी मेरे गहनों को हर बार पहनकर क्यों आती जाती है। कमला जी बोली, बहू, घर का जेवर किसी एक का नहीं होता, सबका होता है,
ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? दीपा हंसकर बोली, नहीं, मैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार मेरा मांग टीका टूट गया था, वो वैसा ही पड़ा रहा जब तक मैं उसे बनवाई नहीं। अब अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम ठीक भी करवा दे। बेचारी दीपा को पतली वाली चैन और पायल लेकर ही संतोष करना पड़ा। मनोज दीपा को मायके छोड़ने गया और बोला, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। दीपा बोली, बेहतर होगा, अब जेवर की बात अपनी माँ से खुद कर ले। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मैं आऊँ और मुझे कुछ ना मिले, फिर सोच लीजिए दुर्गा पूजा में आपको खरीद कर देना होगा। मनोज बोला, औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। मैंने तुमसे कहा था माँ को जेवर रखने के लिए दो। जब तुमने अच्छी बहू बनकर जेवर दिया तो तुम ही संभालो। इतना कहकर वो चला आया। 2 दिन सुख के बीते, फिर वापस दीपा ससुराल आई। अगले दिन रश्मि बोली, दीदी आपका कुंदन वाला जो हार था मैं अपने चचेरे भाई की शादी में पहनने के लिए ली हूँ। दीपा सोची यही सही मौका है, सभी बातों को साफ साफ कर ले। दीपा मुस्कुराकर बोली, रश्मि तुम पूछ नहीं मुझे बता रही हो, और मैं अपने कुंदन वाले हार को इस बार अपने साथ ले जा रही हूँ। अब जहाँ रहती हूँ वहाँ 30 त्योहार आते हैं तो मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ दिया ही नहीं है, तुम कुछ अपना ही पहन लो या मम्मी जी का ले लेना। इतना कहकर दीपा ने बात को टाल दिया। रश्मि समझ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। न जाने रश्मि ने कमला जी को क्या कहा। कमला जी शाम में दीपा से बोली, बहू मैंने सुना है तुम अपने जेवर अपने साथ ले जाना चाहती हो। ये फैसला एकाएक तुमने खुद से कैसे कर लिया, या किसी ने तुम्हें सिखाया है? दीपा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, फिर जब वहाँ 30 त्योहार आता है तो खाली गला अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी वो भी मेरे गहने हैं। कमला जी बोली, और उसके माँ बाप ने पैसे दिए थे पर जेवर हमने उसे नहीं बनवा कर दिया, इसमें उसका क्या दोष है? अब घर में जेवर रखा ही है तो वो इस्तेमाल कर लेती है। दीपा बोली, मम्मी जी वो जेवर घर में रखा हुआ नहीं है, मैंने आपको संभालने के लिए दिया था। वो इस्तेमाल तो कर लेती है पर कभी टूटता है तो बनवाती भी नहीं है, और मेरी चीज़ों पर देवरानी का हक है और मेरा ही नहीं, ऐसा क्यों? मैंने भरोसा करके अपनी चीज़ आपको रखने के लिए दी थी ना, कि दूसरों में बांटने के लिए? दीपा का इतना कहना और घर में बवाल मच गया। कमला जी अपने पति रमेश जी को सारी बात बताई। वो बोले, औरतों के मामले में मैं नहीं पड़ता। फिर वो बेटे से बहू की शिकायत की तो मनोज बोला, माँ अगर आप उसे जेवर नहीं देंगी तो मुझे नए जेवर खरीद कर उसे देने पड़ेंगे, और जब उसके बाप ने उसे जेवर दिया है तो क्यों मेरा खर्चा करवाना चाहती हैं? दे दीजिए उसके जेवर। अगले दिन जब दीपा ने नाश्ता बनाया तो कमला जी गुस्से में नाश्ता नहीं की। दीपा उनसे बोली, अम्मा जी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग कर रही हूँ, बस अपनी चीज़ों को लेना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? मेरी ही चीज़ों पर दूसरों का हक है और मेरा ही नहीं। आज तक मैं रिश्ते बचाती रही और आप मेरी चीज़ों को लुटाती रही। आपका बेटा इतना बड़ा भी धन्ना सेठ नहीं है कि मुझे करोड़ों के जेवर देता रहे। अब माँ बाप ने जो दिया है उसे ही पहनकर अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? सोचिए, बंगाल में पूजा में लोग साड़ी जेवर पहनते हैं और मैं ऐसे रहूंगी तो लोग आपके ही बेटे पर उंगली उठाएंगे। आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर दीपा चुपचाप चली गई। रमेश जी कमला जी से बोले, भाग्यवान बहू सही तो कह रही है, और अगर रश्मि बहू को जेवर पहनना है तो कमाए और अपने पति से कहे कि वो कमाकर उसे जेवर देगा। इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए, और बड़ी बहू हमसे मांग नहीं कर रही है। हमें माँ बाप की दी हुई चीज़ों पर लड़कियों का तो हक होता ही है। उसने बहू का फर्ज निभाया और तुम्हें जेवर संभालने के लिए दिए, और तुम उस पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसकी सास ऐसा ही व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगले दिन दीपा सामान रख रही थी। कमला जी आई और बोली, बहू ये लो तुम्हारा कुंदन का हार और संभाल कर रखना, कहो तो सभी जेवर दे देती हूँ। तुम्हारे जितने भी जेवर है उसकी एक लिस्ट बना लो, कल को मुझ पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। दीपा कमला जी का हाथ पकड़कर बोली, अम्मा जी आप मुझसे बेहतर इन चीज़ों को संभाल कर रख सकती हैं। फिर मैं दूसरे शहर में सारे जेवर कैसे संभाल कर रखूंगी? कुंदन का हार ले जा रही हूँ, अगली बार कुछ और ले जाऊंगी और इसे रख दूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहतर चीज़ों को संभाल करती हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी चीज़ों को कोई अगर इस्तेमाल करे तो उसका ख्याल भी रखे। वही रश्मि आई और बोली, भाभी आगे से ध्यान रखूंगी कि आपकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। दीपा बोली, इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर अपना समझकर इस्तेमाल करती हो तो टूटने पर बना भी देना चाहिए। तुम और देवर जी दोनों कमाते हो, मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ जेवर बनवा ही लो, क्योंकि यही तो औरत की अपनी संपत्ति होती है, फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे माँ बाप ने एक एक पैसे जोड़कर मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, और फिर तुम्हारे जेठ जी अकेले कमाने वाले हैं, मैं तो एक पैसा नहीं कमाती। रश्मि को एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब दीपा अपना हक किसी को नहीं देगी। कमाने वाली बहू का साथ कोई सास कैसे छोड़ दे, वो तो हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती है। तो कमला जी बोली, बस बस बहू, अब इतना सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझ गई है। दीपा हंसकर बोली, मम्मी जी, अगर आप मेरी सास है तो मैं भी रश्मि की जेठानी हूँ। मैं अपनी चीज़ें इसके साथ बांट सकती हूँ, तो क्या मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है? रश्मि आगे बढ़कर बोली, हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप जो मुझे समझाना चाहती थी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। इतना कहकर रश्मि वहाँ से चली गई। बाद में रमेश जी कमला जी से बोले, छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। पर भाग्यवान तुम कब समझोगी? सालों तक बड़ी बहू ने तुम्हारी खूब सेवा की। अभी 3-4 साल से बेचारी अपने पति के साथ रह रही है, और जब भी यहाँ आती है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, और तुम हो कि कभी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती। आज भी बड़ी बहू पर ही चलाती हो। ये सही नहीं है। कमला जी को एहसास हुआ कि सच में जब भी दीपा ससुराल आती है सारी जिम्मेदारियों को ले लेती है, पर वहीं रश्मि वहाँ रहकर भी अपने फर्ज कभी नहीं निभाती। घर के किसी काम में सास का आज तक नहीं हाथ बिठाती, बस अपनी नौकरी करती है। देखते ही देखते दिन बीत गए। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो कमला जी दीपा के कमरे में आई और एक लाल रंग की पोटली देते हुए बोली, बहू, आज तक अगर मेरे कठोर वचन से तुम्हें दुख हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। ये मांग टीका मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं चाहती हूँ इसे तुम पहनना। तुम्हारा पुराना टीका टूट गया, फिर उसमें जोड़ लग गया है, तो मेरी तरफ से ये दुर्गा पूजा का उपहार समझकर पहन लेना। दीपा की आंखें भर आई। वो कमला जी के पैर छूकर बोली, अम्मा जी, मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आप समझ सकती हैं हर लड़की को अपने मायके की चीज़ों से कितना लगाव होता है, और आपने अपने मायके का टीका मुझे दिया। इससे बड़ा प्यार और सम्मान मुझे और क्या मिल सकता है? तभी रश्मि आई और इतने बड़े मांग टीके को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमला जी बोली, बहू, अब जो करेगा उसे ही तो फल मिलेगा। तुम्हारे मायके से अगर कुछ नहीं मिला तो इसकी दोषी तुम नहीं हो। हाँ, अपने पति से कहो वो तुम्हारे लिए बनवाए। अब जिसका जो है उस पर उसी का अधिकार होगा। मैं जेवरों के चक्कर में अब रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी। दीपा को संतोष हुआ कि आखिरकार उसने अपना अधिकार आगे बढ़कर ले लिया। रास्ते में मनोज बोला, तुमने तो इस बार घर का माहौल ऐसा कर दिया था कि मैं सोचा इस बार मेरा घर से पत्ता ही कट जाएगा। अब ये पहनकर दुर्गा पूजा में घूमती रहना, पर ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अम्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चाहे अपने जेवर हो या बहू के जेवर, सास को सब याद रहता है। मनोज के इतना कहते ही दीपा हंसने लगी और आगे सब कुछ अच्छा होगा यही कामना करने लगी। आपको क्या लगता है दीपा ने कुछ गलत किया? कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए अपना हक तक छोड़ देते हैं, फिर भी अंत तक कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास नहीं होता। ना चाहते हुए भी हमें मुंह खोलना ही पड़ता है। अपने हक की चीज़ों को मांगने में कोई खराबी नहीं है, बस शब्दों से रिश्तों के मान को ठेस न पहुंचे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।